हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे अखंड भारत के बारे में और अखंड भारत कैसे कैसे टूटा। एक लाइन में हम बोले तो अखंड भारत का इतिहास के बारे में हम जानेंगे। आज तक किसी भी इतिहास की पुस्तक में इस बात का उल्लेख नहीं मिलता कि बीते 2500 सालों में हिंदुस्तान पर जो आक्रमण हुए उनमें किसी भी आक्रमणकारी ने अफ़गानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव या बांग्लादेश पर आक्रमण किया हो। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है कि ये देश कैसे गुलाम और आज़ाद हुए। पाकिस्तान और बांग्लादेश निर्माण का इतिहास तो सभी जानते हैं, लेकिन बाकी देशों की इतिहास की चर्चा नहीं होती। हकीकत में अखंड भारत की भू सीमाएँ विश्व की बहुत दूर तक फैली हुई थी। एवरेस्ट का नाम था सागरमाथा और गौरीशंकर चोटी। प्राचीन नाम जम्मू द्वीप, जिसे आज एशिया द्वीप कहते हैं, तथा इंदु सरोवरम, जिसे आज हिंदू महासागर कहते हैं, उसके निवासी हैं हम। अगर किसी को भी कुछ गलत लगे तो कमेंट कीजिए, अभी कीजिए। इस जम्बू द्वीप एशिया के लगभग मध्य में हिमालय पर्वत स्थित है। हिमालय पर्वत में विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी सागरमाथा गौरीशंकर है, जिसे 1835 में अंग्रेज शासकों ने एवरेस्ट नाम देकर इसकी प्राचीनता व पहचान को बदल दिया। ये थे अखंड भारत की 4 सीमाएं। अखंड भारत इतिहास की किताबों में हिंदुस्तान की सीमाओं का उत्तर में हिमालय व दक्षिण में हिंद महासागर का वर्णन है, परंतु पूर्व व पश्चिम का वर्णन नहीं है। परंतु जब श्लोकों की गहराई में जाएं और भूगोल की पुस्तकों और एटलस का अध्ययन करें, तभी ध्यान में आ जाता है कि श्लोकों में पूर्व व पश्चिम दिशा का वर्णन है। कैलाश मानसरोवर से पूर्व की ओर जाएं तो वर्तमान का इंडोनेशिया और पश्चिम की ओर जाएं तो वर्तमान में ईरान देश या आर्यन प्रदेश हिमालय के अंतिम छोर पर है। एटलस के अनुसार जब हम श्रीलंका या कन्याकुमारी से पूर्व व पश्चिम की ओर देखेंगे तो हिंद महासागर इंडोनेशिया व आर्यन यानी ईरान तक ही है। इस मिलन बिंदुओं के बाद ही दोनों और महासागर का नाम बदलता है। इस प्रकार से हिमालय, हिंद महासागर, आर्यन और इंडोनेशिया के बीच का पूरे भूभाग को आर्यावर्त कहा जाता है। सन 1947 में भारतवर्ष का पिछले 2500 सालों में 24वां विभाजन है। अंग्रेज का 350 वर्ष पूर्व के लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापारी बनकर भारत आना, फिर धीरे धीरे शासक बनना और उसके बाद 1857 से 1947 तक उनके द्वारा किया गया भारत का 7वां विभाजन है। 1857 में भारत का क्षेत्रफल 83 लाख वर्ग किलोमीटर था। वर्तमान भारत का क्षेत्रफल 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। पड़ोसी 9 देशों का क्षेत्रफल 50 लाख वर्ग किलोमीटर बनता है। क्या थी अखंड भारत की स्थिति सन 1800 से पहले? सन 1800 से पहले देशों की सूची में वर्तमान भारत के चारों ओर जो आज देश माने जाते हैं, उस समय ये देश
थे ही नहीं, राजाओं का शासन था। सभी राज्यों की भाषा अधिकांश संस्कृत के ही हैं। परंपराएं बाकी भारत जैसी ही है। खान पान, भाषा, बोली, वेशभूषा, संगीत, नृत्य, पूजा पाठ, पंथ के तरीके सब एक जैसा ही था। जैसे जैसे इनमें से कुछ राज्यों में भारत के इतर यानी विदेशी आए, तब यहाँ की संस्कृति बदलने लगी। इतिहास की पुस्तकों में पिछले 2500 वर्ष में जो भी आक्रमण हुए, यूनानी, यवन, हूण, शक, कुषाण, सीरियन, पुर्तगाली, फ्रेंच, डच, अरब, तुर्क, तारार, मुगल, अंग्रेज, इन सभी ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया। ऐसा इतिहासकारों ने पुस्तकों में कहा है। किसी ने भी अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव या बांग्लादेश पर आक्रमण का उल्लेख नहीं किया है। रूस और ब्रिटिश शासकों ने बनाया अफगानिस्तान। 1834 में प्रक्रिया शुरू हुई और 26 मई 1876 को रूसी व ब्रिटिश शासकों जो भारत के थे उनके बीच गंडामक संधि के रूप में निर्णय हुआ और अफगानिस्तान नाम से एक बफर स्टेट अर्थात राजनीतिक देश को दोनों ताकतों के बीच स्थापित किया गया। इससे अफगानिस्तान अर्थात पठान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से अलग हो गए। दोनों ताकतों ने एक दूसरे से अपनी रक्षा का मार्ग भी खोज लिया, परंतु इन दोनों पूंजीवादी व मार्क्सवादी ताकतों में अंदरूनी संघर्ष सदैव बना रहा कि अफगानिस्तान पर नियंत्रण किसका हो। मध्य हिमालय के 46 से अधिक छोटे बड़े राज्यों को संगठित कर पृथ्वी नारायण शाह नेपाल नाम से एक राज्य बना चुके थे। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने इस क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते समय समय पर शरण ली थी। अंग्रेज ने विचारपूर्वक 1904 में वर्तमान के बिहार स्थित सुगोली नामक स्थान पर उस समय के पहाड़ी राजाओं के नरेश से संधि कर नेपाल को एक आज़ाद देश का दर्जा प्रदान कर अपना रेजिडेंट बैठा दिया। इस प्रकार से नेपाल स्वतंत्र राज्य होने पर भी अंग्रेज के अप्रत्यक्ष अधीन ही था। रेजिडेंट के बिना महाराजा को कुछ भी खरीदने तक की अनुमति नहीं थी। नेपाल बाद में अंग्रेजी रेजिडेंसी से मुक्त हुआ। भूटान के लिए ये चाल चली गई और एक तरह की चाली चलन, भाषा और संस्कृति होने के बावजूद भी अलग हो गया। 1914 में तिब्बत को केवल एक पार्टी मानते हुए चीन भारत की ब्रिटिश सरकार के बीच एक समझौता हुआ। भारत और चीन के बीच तिब्बत को एक बफर स्टेट के रूप में मान्यता देते हुए हिमालय को विभाजित करने के लिए मैकमोहन रेखा निर्माण करने का निर्णय हुआ। हिमालय को बांटना और तिब्बत व भारतीय को अलग करना ये षड्यंत्र रचा गया। चीनी और अंग्रेज शासकों ने एक दूसरे के विस्तारवादी साम्राज्यवादी मंसूबों को लगाम लगाने के लिए कूटनीतिक खेल खेला और चीन ने तिब्बत को अपने अधीन ले लिया और तिब्बत के जो लोग थे उनको इधर उधर भेज दिया, सबको अलग कर दिया और चीन अपने विस्तारवादी नीति को बढ़ाने लगा और तिब्बत के लोगों दूसरे देशों में शरण लेने लगे। 1935 व 1937 में अंग्रेज़ों को लगा कि उन्हें कभी भी भारत व एशिया से जाना पड़ सकता है। समुद्र में नौसैनिक बेड़ा बैठाने, उसके समर्थक राज्य स्थापित करने तथा स्वतंत्रता संग्राम से भूभाग व समाजों को अलग करने हेतु सन 1935 में श्रीलंका और 1937 में म्यांमार को राजनीतिक देश की मान्यता दी थी। म्यांमार के अनेक स्थान, विशेष रूप से रंगून का
अंग्रेज द्वारा देशभक्त भारतीयों को काले पानी की सज़ा देने के लिए जेल के रूप में भी उपयोग हो रहा था। फिर 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। इसकी पटकथा अंग्रेज़ों ने पहले ही लिख दी थी। सबसे ज़्यादा खराब स्थिति भौगोलिक रूप से पाकिस्तान की थी। ये देश 2 भाग में बटा हुआ था और दोनों के बीच की दूरी थी 2500 किलोमीटर। 16 दिसंबर 1971 को भारत के सहयोग से पाकिस्तान से एक अलग देश बांग्लादेश अस्तित्व में आया। अगर हमको ये इतिहास छुपाया गया या नहीं बताया गया तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है दोषी? इसके लिए तथाकथित इतिहासकार भी दोषी हो सकते हैं। आप इसका तर्जुमा कीजिए, ऐसे विश्वास मत कीजिए। आप भी किसी सोर्स से ढूंढ सकते हैं अगर आपको भी कुछ संदेह है तो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।